हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 15। सो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन किस चीज़ का होता है हमारा? स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में क्या है? दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अप्रैल। सो इसमें एरर बताना है तो चारों ऑप्शन से देखते हैं। दे विल नॉट अटेंड, अटेंड सही है। एज दे आर गोइंग द इवेंट, तो ये जो हमारा है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? अवे एट द एंड। सो एंड हो गया, बिगनिंग हो गया, एंड हो गया, बिगनिंग हो गया। इनसे पहले क्या लगता है? द लगता है। हमारा स्पेसिफिक वर्ड है, एक आर्टिकल है द, वो लगता ही लगता है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। आप रीड करके देखिए अवे एट एंड, तो खुद ही लग रहा है अवे एट द एंड आएगा। सो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, I wanted to buy a candle holder, but the store did not have one, so I got a cake. So यानी कि क्या था? मुझे कैंडल होल्डर खरीदना था बट स्टोर के पास नहीं था वो, so I got a cake, मैं केक ले आया। तो इसमें क्या एरर होगा? I wanted to buy a candle holder, so I got a cake, ये भी सही है, but the store did not have one। तो इसमें कोई एरर ही नहीं है, ये एरर फ्री है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है? हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, जिसपे अंडरलाइन होगी उसको इंप्रूव करके कुछ और लिखना है। द डिसीजन टू एंगेज इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज टेसिट। सो टेसिट वर्ड हमने हमारी वोकैब सेशन में कराया हुआ है। अगर आपने हमारी वोकैब देखी होगी तो जिसने देखी होगी वो एकदम बता देगा कि टेसिट का मतलब होता है इम्प्लाइड, यानी बिना कहे समझ लेना। तो ऑप्शन देखते हैं। रिग्रेटेड बाय एवरीवन, नो। इनइफेक्टिव कंप्लीटली, नो। comprehensible for some, no। implied without being stated, बिना कहे implied कोई बात। सो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। टेसिट का मतलब होता है implied। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सीपीओ में पूछा हुआ है। सेकंड शिफ्ट, द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहली बात है, हम ताजमहल के बारे में बता रहे हैं और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं सारे 7 वंडर्स में बता रहे हैं कि सबसे पॉपुलर है। तो सबसे पहली बात है, जब एक ही चीज सबके साथ कंपैरिजन करते हैं सुपरलेटिव डिग्री लगती है, तो मच की जगह क्या आ जाएगा? मोर आ जाएगा, मोस्ट आ जाएगा। मच की जगह क्या आ जाएगा? मोस्ट आ जाएगा। तो मोस्ट कहाँ है? ये रहा, सी ऑप्शन। द के बाद क्या लगता है हमारा? मोस्ट पॉपुलर, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट, फिफ्थ, ये क्या है? हमारा नरेशन है, सीपीओ टायर 2 में पूछी हुई है। शी सेड इफ ओनली आई कुड रिलाइव माई पास्ट। आइए रीड करते हैं। उसने कुछ इच्छा जताई कि काश मैं अपना पास्ट दोबारा जी पाती। तो सेड, शी सेड दैट शी कुड रिलाइव, इच्छा जताई है, क्या आना चाहिए? विश्ड आना चाहिए, ठीक है। शी विश दैट शी कुड रिलाइव हर पास्ट, ये सही है। इसमें ये सही बन जाएगा। बाकी सब में क्या है? इफ दे रखा है और माई पास्ट गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? दैट और इफ साथ में दे रखा है। तो एरर कहाँ है? तीनों पार्ट में है। बी ऑप्शन हमारा सही लग जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव, सीपीओ टायर 2 का पूछा हुआ है। व्हाई डिड नॉट योर फादर अकम्पनी यू। तो इसमें क्या बताना है? ये क्या दे रखा है? हमारा एक्टिव में दे रखा है, पैसिव बनाना। तो यू हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। सो देखिए, यू के साथ क्या लगाएंगे हम? डिड नॉट है, पास में है, तो क्या हो जाएगा? वर लग जाएगा, वॉज या वर लगेगा। यू के साथ क्या लगता है? वर लगता है। तो वाई वर यू नॉट अकम्पनीड, V2 हो जाएगी ना, V3 हो जाएगी, बाय योर फादर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बाकी इसमें क्या है? योर फादर सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे भी सब्जेक्ट ये गलत है। डिड नॉट नहीं रहेगा, हैव में चेंज नहीं होता डिड नॉट। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 7th की ओर। हमारा रीअरेंज करना है, पैराजम्बल है। आइए इसको बनाते हैं। सो क्या है? बी से और ए से और सी से स्टार्टिंग है। तो बी से देखते हैं, बी से ज्यादा स्टार्टिंग है। The novel is as patterned as a post-impressionist painting। अब देखते हैं हम क्या करें इसमें। सी से जाते हैं। पेंटिंग कैन ट्रेस क्लैरिसिक्सा एंड Septimus movements, but is also so accurately representational that the reader through the streets of London on a single day in June 1923। अब ये वाला देखते हैं, सी वाला। द नोवेल इज एन एज
patterned as a post-impressionist painting, but is also accurately representational that the reader can trace. ये सही आ रहा है, that the reader can trace, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा. रीडिंग से ही पता चल जाता है. नेक्स्ट एक और पैराजम्बल है, आइए इसको बनाते हैं. सो द ए से स्टार्ट है, बी और डी से. तो ए से देखते हैं, 2 है स्टार्टिंग ए से. द प्रोस्पेरिटी एंड बिजनेस अक्यूमेन. अक्यूमेन होता है जो शार्प माइंडेड होता है, और बिजनेस अक्यूमेन होता है जो बहुत शार्प माइंडेड होता है, जो बिजनेस को अच्छे से हैंडल करता है, शार्पली चलाता है. तो प्रोस्पेरिटी एंड बिजनेस अक्यूमेन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल and commercial houses in Mumbai and Kolkata indicate that in the commercial sector, India has a considerable potential for modernization. तो A ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, A के बाद C जा रहा है मेरा, और यहाँ पे भी A के बाद C है. देखिए C के बाद क्या है मेरा, इन मुंबई एंड कोलकाता जाएगा, या फिर इन इंडिया हैज अ कमर्शनेबल पोटेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन. मुंबई एंड कोलकाता इसके बाद नहीं फॉलो करेगा, लेकिन इसके बाद ये और ये इसके बाद ये फॉलो करेगा. तो ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही जा रहा है. 9th की ओर चलते हैं. अब आ जाता है हमारे फिलअप आ जाता है. एमटीएस में पूछा हुआ है, हार्दिक पांड्या हिट 4-4 एंड स्कोर्ड 72 रन्स इन द मैच. तो हार्दिक पांड्या ने 4 मारे, लगातार 4 मारे. तो अब देखते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, तो लगातार तो जब बॉल डालेंगे तभी तो मारेगा. कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, यानी कि अब बॉल आई तो 4, अब बॉल आई तो 4, ऐसे करके 4 मारे, तो कॉन्जिक्यूटिव सही हो जाएगा. ऑनगोइंग मतलब जो चल रहा है, और कांस्टेंट यानी कि जो एकदम मतलब जो सेम है. कांस्टेंट मतलब जो सेम होता है. तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, परफेक्ट कॉन्जिक्यूटिव लग जाएगा. नेक्स्ट 10th, द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब. जो मैनेजर हायर कर रहा था उसने जॉब तुम्हें ऑफर कर दी है. अब नाउ डैश टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर. अब तुम्हारे पास है कि तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. तो इडियम कौन सा लगेगा, फिल इन द ब्लैंक में. तो ये सारे चारों इडियम दे रखे हैं. सो अ पेनी फॉर योर थॉट्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट, pull your leg or get your act together. The ball is in your court, यानी कि अब बॉल तुम्हारे पाले में है, अब तुम्हारी मर्जी है, यानी कि जॉब तुम्हें ऑफर हो चुकी है, अब तुम्हारी मर्जी है उसको एक्सेप्ट करना या फिर उसको रिजेक्ट करना. सो द बॉल इज इन योर कोर्ट. नेक्स्ट ये क्या है मेरा, OWS है, सीपीओ में पूछा हुआ है. अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन. सो एक कीपर कौन होता है, ध्यान रखने वाला कौन होता है म्यूजियम का. तो देखते हैं, फर्स्ट कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो मैप बनाता है. नेक्स्ट चॉफर. चॉफर वो होता है जो हमारे यहाँ मतलब ड्राइवर होता है, जो पेड ड्राइवर होता है, जिसको हम गाड़ी चलाने के पैसे देते हैं. तो ये भी काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्यूरेटर. क्यूरेटर हमारा यही होता है, अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम. और लास्ट क्या है मेरा, कैलीग्राफर. कैलीग्राफर वो होता है जिसकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है, जो ब्यूटीफुल वर्ड्स और लेटर्स लिखता हो. कैलीग्राफी वो आर्ट होती है जिसमें एक पर्सन क्या ब्यूटीफुल राइटिंग होती है जिसकी, और कैलीग्राफर वो बंदा. सो हमारा क्या लग जाएगा इसका, ऑप्शन सी. नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगेन सीपीओ का है. नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड. यानी अब वो चीज यूज में नहीं है क्योंकि नई चीज आ चुकी है. तो वो चीज होती है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे पहले, उसके बाद फिर एलईडी आनी स्टार्ट हो गई. तो अब क्या है यहाँ पर, देखते हैं क्या है इसका आंसर. ऑर्नामेंटल. ऑर्नामेंटल वो चीज होती है जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो डेकोरेशन के काम आते हैं, डेकोरेशन के. क्लासिक. क्लासिक का मतलब होता है जिसका कोई स्टाइल होता है, जो किसी स्टैंडर्ड के लिए रिगार्ड होता है. नेक्स्ट है मेरा ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट होता है मेरा आउटडेटेड, यानी कि जो बाहर हो चुका है प्रचलन से, वो होता है मेरा आउटडेटेड. और लास्ट है एंशिएंट. एंशिएंट होता है बहुत पुराना. सो ऑब्सोलीट इसका आंसर लग जाएगा. ये काफी बार आया हुआ है ऑब्सोलीट वर्ड, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. 13th क्वेश्चन, इडियम्स. सो इडियम्स इंपॉर्टेंट है. क्रैक समवन अप. सो क्रैक समवन अप का मतलब होता है टू मेक समवन लाफ, यानी कि इतना हंसा देना कि वो क्रैक हो जाए. तो क्रैक कोई कब हो जाएगा, जब वो हंस के पागल हो जाएगा. तो बोलते हैं तू तो क्रैक हो गई, तो यानी हंस के पागल हो जाना, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टू मेक समवन लाफ.
14th, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, इडियम है, बताना है इसका आंसर. व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, द वर्ल्ड इज अ विलेज, द वर्ल्ड इज ग्रेट. तो जब हम बोलते हैं व्हाट अ स्मॉल प्लेस, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, तो यानी कि मतलब कि कितना छोटी दुनिया, कितनी छोटी है. तो आसपास में मतलब अगर मैं उसको वहाँ, मतलब मेरे साथ कोई एक लड़की पढ़ती थी 6th में और मेरे को वो कहीं मिल गई, तो मैं बोलूँगी दुनिया कितनी छोटी है, ये मेरे को यहीं मिल गई. तो यानी कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, कि मेरे को यहाँ मिल गई. तो इसका रिलेशन सीधा सीधा क्या होगा कि एक कोइंसिडेंस होता है कि वो मेरी फ्रेंड मुझे यहाँ मिली, तो दुनिया कितनी छोटी है. सो व्हाट अ कोइंसिडेंस. नेक्स्ट 15th, राम वॉज अबेंडेंड बाय हिज पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज. सिनोनिम बताना है. अबेंडेंड का मतलब होता है किसी को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना. ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं. सिनोनिम बताना है. डिसग्रेस्ड, डिसग्रेस्ड होता है यानी कि जो अपने घर वालों के लिए डिसऑनर हो, शेम हो, या फिर कलंक हो. लव्ड का मतलब क्या होता है, प्यार. हेट का मतलब नफरत, और लेफ्ट का मतलब छोड़ देना किसी चीज को. तो अबेंडन का मीनिंग क्या लग जाएगा, लेफ्ट, यानी छोड़ देना, त्याग देना. नेक्स्ट क्या है, फिर से एक हमारा सिनोनिम है. ही यूजेस वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स इन हिज कुकिंग. तो वो अपनी कुकिंग में सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करता है. इंग्रेडिएंट्स का हमें सिनोनिम बताना है. ऑप्शंस क्या है, मिक्सचर. तो मिक्सचर क्या होता है, दो तीन चीजों का मिश्रण मतलब मेल, दो या दो से अधिक चीजों का. प्रिपरेशन क्या होती है, चीजों की तैयारी करना. कंपोनेंट्स होते हैं इंग्रेडिएंट्स, कि अगर आप कुछ चीज बना रहे हो तो उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, यानी क्या क्या चीजें डलेंगी, इंग्रेडिएंट्स, ये इसका आंसर है. और लास्ट क्या है हमारा ऑप्शन, कुलिनरी. कुलिनरी होता है रिलेटेड टू कुकिंग, ऑफर फॉर कुकिंग. नेक्स्ट है मेरा 17 सीपीओ में पूछा गया है एंटोनिम. ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट यानी कि जो चीज क्लियर दिखती हो, जिसके आर पार हमें दिख सकता हो, एबल टू अंडरस्टैंड. अब ऑप्शंस क्या है इसके, ओपेक. ओपेक होता है जो चीज क्लियर ना दिखती हो, जिसके आर पार नहीं दिखता हो, अनेबल टू अंडरस्टैंड. दूसरी चीज क्या है, ऑप्रेस. ऑप्रेस होता है मेरा वो चीज, किसी को कंट्रोल में रखना, क्रूअल वे में किसी को अपने अंडर में कंट्रोल में रखना. नेक्स्ट है लिंगर. लिंगर का मतलब होता है जैसे किसी चीज जंगे जा रहे हैं तो स्टे करना कहीं पे, या फिर कंटिन्यू करना कोई चीज जरूरत से ज्यादा, कहीं पे स्टे करना. या फिर क्रॉस, और इसके बाद क्या है, क्रॉस ओवर. क्रॉस ओवर का मतलब होता है कोई एक प्रोडक्ट जो दो या दो से ज्यादा चीजों का क्या हो, मिक्सचर हो, कॉम्बिनेशन हो. सो इसका मीनिंग क्या लग जाएगा, एंटोनिम ट्रांसपेरेंट यानी जिसके आर पार दिखाई देता हो, और ओपेक जिसके आर पार नहीं दिखाई देता हो. ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा है 8th क्लास में साइंस में, तो ये इजी है. नेक्स्ट, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ अबोर. अबोर का मतलब तो पता ही है, अबोर मीन्स हेट करना किसी को, टू हेट या टू डिटेस्ट. ऑप्शन लगाना है इसका एंटोनिम. तो हेट का उल्टा तो लव होता है, तो लव लग जाएगा इसका ऑप्शन. डिस्पाइस का मीनिंग होता है टू हेट, इसका मतलब भी टू हेट होता है. ऑक्यूपाई का मतलब फील्ड या एंगेज्ड. और डेंजर का मतलब खतरा, कॉजिंग हार्म. तो ये हो गया 18th. 19th की ओर चलते हैं. ये है हमारा स्पेलिंग चेक, इसमें स्पेलिंग देखनी है. तो आइए देखते हैं स्पेलिंग. द नोवेल विद इट्स इंट्रिकेट. इंट्रिकेट आई आएगा, यहाँ पर सही है ये, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर गलत है. अब इन दोनों में देखते हैं. आगे प्लॉट, प्लॉट एंड मल्टी फेस्टेड, मल्टी फैक्टेड. तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा. करेक्टर, करेक्टर, कैप्टिवेटेड. सो इसमें क्या है, इंट्रीगेट की स्पेलिंग गलत दे रखी है, वो यहाँ पर सही है. मल्टी फेस्टेड की स्पेलिंग है, वो यहाँ पर सही है. तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. इसमें बतानी थी कि स्पेलिंग चेक किसकी सही है, स्पेलिंग किसमें सही है. नेक्स्ट 20th, ये क्या है, स्पेलिंग एरर है. इसमें देखना है किस पार्ट में स्पेलिंग में एरर है. कीपिंग सिटीज क्लीन एंड फ्री ऑफ जर्म्स इज पर्टिकुलरली एसेंशियल फॉर कीपिंग देयर रेजिडेंट्स हेल्दी. Our health depends not just on our nutrition and personal hygiene. So hygiene की स्पेलिंग गलत है. हाइजीन की स्पेलिंग होती है ये, हाइजीन. ठीक है, हाइजीन की स्पेलिंग ये होती है, यानी आवर वाले में गलती है, ये रही गलती. तो बी ऑप्शन सही लग जाएगा. तो यहाँ पर जाकर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम चलते हैं हमारे क्लोज टेस्ट की ओर. सो रीड करते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग information. It's about understanding the emotion and intentions that dash.
intentions dash the information. As well as being able to clearly convey a message, you need to also dash in a way that gains the full meaning of what's being said and makes the other person feel heard and understood. For many of us, communicating more clearly and effectively requires learning some dash skills. Whether you are trying to improve communication with your spouse, kids, boss, or co-workers, learning these skills can dash your connections to other, build greater trust and respect, and dash teamwork, problem solving, and your overall social and emotional health. सो कम्युनिकेशन के ऊपर दे रखा है, कम्युनिकेशन बेस्ड है कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए. एक अच्छा कम्युनिकेशन के लिए एक स्किल होनी चाहिए जिससे आप अपने घर में बॉस के साथ, बच्चों के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बना सकते हो. तो पूरा कम्युनिकेशन बेस्ड है. आइए इसको करते हैं. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशन. तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इससे ये नहीं है कि सिर्फ एक्सचेंज कर लिए अपने आइडियाज़ या थॉट्स, उससे ज़्यादा है इमोशंस और इंटेंशंस दैट द डैश द इंफॉर्मेशन. यानी कि मेनली जो हमारे इमोशंस होते हैं या हमारी फीलिंग्स होती है, इंटेंशन क्या होती है इन्फॉर्मेशन के बीच में. तो डैश द इंफॉर्मेशन, सो इन फ्रंट ऑफ, अबव, बिहाइंड या बिलो. तो इन्फॉर्मेशन के पीछे छुपे हुए हमारे इमोशंस, हमारे इंटेंशंस क्या होते हैं, तो बिहाइंड आएगा. नेक्स्ट, एज वेल एज बीइंग एबल टू क्लियरली कन्वे अ मैसेज. उसके साथ साथ एक क्लियर मैसेज कन्वे करना. यू नीड टू ऑल्सो डैश इन अ वे. तो किस वे में आपको क्या करना चाहिए, दैट गेन्स द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट्स बीइंग सेड. यानी कि तुम अच्छे से क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, टॉक करना चाहिए, बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, लिसन, सुनना चाहिए. तो सुनना चाहिए जिससे सामने वाला जो कह रहा है वो आपको समझ में आए. दैट गेन्स द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट्स बीइंग सेड, यानी कि जो कही गई बात है, मेक्स द अदर पर्सन फील हर्ड एंड अंडरस्टूड. मैनी ऑफ अस, नेक्स्ट चलते हैं, मैनी ऑफ अस कम्युनिकेटिंग मोर क्लियरली एंड इफेक्टिवली रिक्वायर्स लर्निंग सम डैश. तो यानी कि कुछ स्किल्स होती हैं जो जिससे और अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, क्लियर और इफेक्टिव. तो कैसी स्किल होनी चाहिए, बोरिंग, ट्राइवियल, वेस्टफुल या इंपॉर्टेंट स्किल्स. वेदर यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद योर स्पाउस, यानी कि तुम अपने स्पाउस से, या स्पाउस होता है पार्टनर, तो इस पार्टनर के साथ अपने कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हो, किड्स के साथ, बॉस या को वर्कर, लर्निंग दीज स्किल्स कैन डैश योर कनेक्शन. यानी ये चीज़ जो है, ये कम्युनिकेशन क्या कर सकती है तुम्हारी, उसमें क्या कर सकती है, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सकती है. हैम्पर, ट्रेवलाइज, डिस्टर्ब, डीपन, गहरा कर सकती है तुम्हारे रिश्तों को, कनेक्शन को गहरा कर सकती है. डीपन योर कनेक्शन टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छे से. फिर इसके बाद क्या है, बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट, अच्छा ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट लाती है. एंड डैश टीम वर्क, कैसा टीम वर्क क्या करती है, टीम वर्क को इम्प्रूव. एम्पर, हासिन मतलब जल्दी करना. इम्प्रूव या डिस्टर्ब, तो इम्प्रूव करेगी, टीम वर्क इम्प्रूव होता है, अच्छे से कम्युनिकेशन होता है, अच्छे से बातचीत होती है, तो जो टीम वर्क है वो इम्प्रूव होता है. अब कोई बात ही नहीं करेगा तो टीम वर्क कैसे चलेगा. टीम वर्क किस पे बेस्ड होता है, कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ओवरऑल सोशल एंड इमोशनल हेल्थ, तो इम्प्रूव करती है ये सारी चीज़ें ना, तो ये इम्प्रूव लग जाएगा. ये था हमारा क्या क्लोज टेस्ट था, ये कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू एवरीवन.